अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ अभी तक तो कह सकते हैं। तो बिना वक्त ज़ाहिर किए हम शुरू करना चाहेंगे कहानी वो इश्क बेज़ुबान पार्ट 18 सीधा स्टोरी से ही शुरू करते हैं। राधिका बैठ चुकी थी सोफे पर और माया अब भी बेलकनी साइड पे सिगरेट के पफ ले रही थी हर थोड़ी देर में। इधर राधिका अपनी फ़ोन एकदम से हाथ में लेती है और वो अक्षु से टेक्स्ट पे बात करती है। वो और माया के बीच जितनी भी बात हुई हो, अक्षु बोलती है चल अच्छी बात है ना, पीछा तो छूटेगी इससे, बस ध्यान रखना कि इसके सामने मत आनी है आगे से। राधिका भी बोलती है कि मुझे तो कोई शौक नहीं चढ़ी है। यही थोड़ी बहुत बातचीत हो ही रही थी, तभी राधिका फ़ोन को साइड में करती है। थोड़ी देर के लिए वो एकदम से लेट जाते हैं सोफे पर। इधर माया भी कुछ देर बाद वो बेलकनी की साइड पे आती है और वो कॉल करती है सोनल को। सोनल एकदम से आती है, यस मैम, जो काम दी थी वो हो गई? जी जी मैम हो गई। कल के टेंडर के लिए जितनी भी सारी चीज़ें हैं उस सब की तैयारी कर लो और सावधानी से। जी मैम। और यही सुनते हुए सोनल भी चली जाती है। इधर कमरे में जो फ्रिज थी, माया उस साइड पे जाती है। ओपन करते हुए एक बियर की कैन वो एकदम से निकालती है, बेड पे बैठती है दूसरी तरफ फेस करके। राधिका तो थोड़ी देर के लिए सो गई थी अपनी आंखों को बंद करते हुए। तभी ये ऐसे थोड़ी बहुत आहट हुई थी तो वो एकदम से जाग चुकी थी। वो साइड में देखती है, माया अब भी बैठी हुई थी दूसरी तरफ फेस करके और वो जो बियर हाथ में थी ओपन करती हुई वो हल्की सी पीती है। राधिका मन ही मन बोलती कि नशेड़ी गई कि बस ये सब करो और गुरूर तो ऐसे दिखाओ कि पता नहीं क्या है। मेरा क्या, बस कल तक का, इसके बाद तुम और तुम्हारी चीज़ें सभी से दूर। और यही सोचते सोचते लगभग कुछ हद तक वक्त बीत जाते हैं। इधर सोनल वो कुछ अपनी काम करती है, वो आती है शाम तक। आती ही और पूछती है राधिका से कि वो कुछ खाना चाहती है या नहीं। राधिका एकदम से बोलती है कि नहीं मुझे कुछ नहीं खानी, मेरी मूड नहीं है। ये बात सुन के सोनल वहाँ से चली जाती है। कुछ देर में ही माया भी एकदम से निकलने लगती है। निकलने से पहले वो एक बार राधिका की ओर देखता है, बोलती है लिसन, कोई भी स्मार्ट गेम खेलने की कोशिश भी मत करना। और यही बोलते हुए वो वहाँ से चली जाती है। राधिका पूरी थोड़ी बहुत चिढ़ जाती है ना, और चिढ़ के वो माया को कोसने लगती है, लेकिन इतना जानती थी कि बस आज रात और कल दोपहर तक का वक्त है, उसके बाद सारी चीज़ नॉर्मल हो जाएगी, बस उसे शांत रहनी है। इधर तभी नितिन का भी कॉल आ रहा था। नितिन का जैसे ही कॉल देखती वो एकदम से रिसीव करती है। नितिन एकदम से बोल पड़ते हैं कि हेलो, तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, क्यों? बेबी तुम कहाँ पर हो? ये बात सुनते ही राधिका थोड़ी एकदम से चुप हो जाती है। मन में शंका आ जाती है कि क्या नितिन ने देख लिया है आज। नितिन फिर से बोलता है कि बेबी तुमसे ही बात कर रहा हूँ, कहाँ पर हो? वो मैं वो गेस्ट के घर पे। अच्छा, तो गेस्ट पे घर पे होकर अपनी होने वाले हस्बैंड से बात नहीं कर सकते, टेक्स्ट पे बात नहीं कर सकते, और क्या क्या नहीं कर सकते, ज़रा वो भी बताना। एक तो ना मेरी पहले से दिमाग इतनी ख़राब है, कुछ अच्छे खासे चल रही नहीं, जो चाह रहा था वो होता नहीं है, सब कुछ ऐसे लग रहा है कि दाव पलटवार हो रहा है। ऊपर से तुम, ना तुमसे बात होता है, ना तुम टेक्स्ट पे बात करती हो और ना ही कॉल पर। मैं क्या करूँ ये बताओ। तभी राधिका एक लंबी सांस लेती है कि शुक्र है, और वो एकदम से बोलती है कि नितिन प्लीज़ बस कल का दिन। तभी नितिन बोलते हैं कि तुम्हारा आज कल पता नहीं, तब तक मेरे दिमाग का क्या होगा। चलो ठीक है, मैं रखता हूँ। और यही बोलते हुए कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। इधर माया पता नहीं कहाँ जाती है। वो आते आते लगभग रात के 8 बज चुके थे। राधिका पूरी बोर हो रही थी। वो कभी मूवी देख रही थी तो कभी वेब सीरीज़। फिर वो अपनी पापा से बात करती है और पापा से बात करते हुए ये बताती है कि बस कल दोपहर के बाद जब टेंडर पास होगी वो वापस आ जाएगी और अब शायद स्टूडियो पर भी नहीं जानी पड़ेगी। उसके पापा को तसल्ली होती कि चलो बेटा कोई बात नहीं, ठीक है, अब मैं रखता हूँ। रखने के पहले ही राधिका एकदम से बोलती है पापा। हाँ बेटा बोलो। मम्मी ठीक है?
हाँ वो ठीक है पापा, आप रख दीजिए। वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। इधर माया 8 बजे तक आ जाती है। वो आते ही देखती है जो राधिका है वो बेड पर बैठी हुई मूवी देख रही थी। माया उसे घूर के देखता है, बोलती कि तुम मेरे बेड पे कर क्या रही हो। राधिका भी बोलती कि मूवी देख रही हो, अभी ये मत कहना कि तुम्हें दिखाई भी नहीं दे रही है। सोफे से अच्छे से प्रॉपर टीवी की ओर देख नहीं पाऊंगी। बेड से टीवी का तक का सफ़र अच्छा है, इसीलिए मैं बेड पर हूँ। अगर नहीं दिखाई दे रही है तो वो बात अलग है। जिस पर माया एकदम से अपनी मुट्ठी कंच लेती है, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं है। वो जाती है, अच्छे से फ्रेश वगैरह हो लेती है। राधिका की मूड ऑफ हो चुकी थी मूवी देखने की। वो एकदम से टीवी बंद करके सोफे की साइड पे जाके बैठ जाती है। माया भी फ्रेश वगैरह होके आती है तो एकदम से वो बैठती है, कुछ पढ़ने लगती है। देखते देखते थोड़ा और वक्त और डिनर करते हुए सो जाती है। आज ज़्यादा कोई प्रॉब्लमेटिक चीज़ें नहीं होती है राधिका को, उससे सोते ही नींद आ जाती है। इधर देखते देखते रात भी बीत चुकी थी। अर्ली मॉर्निंग होती है। मॉर्निंग होती ही राधिका के कान में कुछ आहटे सुनाई देते हैं, लगभग 9:30 तक। वो एकदम से उठती है। जब उठती है तो देखती है जो माया है वो फ़ोन पर बात कर रही थी किसी चीज़ के बारे में। इधर जैसे ही राधिका उठ के बैठती है, माया बैल्कनी की साइड पे चली जाती है। राधिका फ्रेश वगैरह होती है, ब्रेकफास्ट करे जाते हैं। और सुबह से ही राधिका नोट कर रही थी कि सोनल और जो माया है ये दोनों कुछ ज़्यादा ही सीरियस मूड पे थे। कभी यहाँ जा रहे, कभी फ़ोन पे बात कर रहे, कभी सोनल को कुछ डॉक्यूमेंट्स के लिए बुला रहे। ऐसी सिचुएशन में तो वो समझ सकती थी कि आज टेंडर पास होगी, तो उसी हिसाब से शायद भागम दौड़ हो रही थी। वो ज़्यादा ना सोनल से बात कर रही थी, बस माया से तो बात करने की कोई गुंजाइश है ही नहीं। इधर देखते देखते 10:30 बज चुके थे। एकदम से सोनल आती है राधिका के पास कि मैम आप तैयार हो जाइए, यहाँ से हम पार्लियामेंट के वहाँ पे जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे कुछ चीज़ें डील वगैरह जो हमारी चीज़ें हैं वो फाइनली वो साइन होगी, और उसके बाद हमें कुछ और काम है और वहाँ से सीधा हम एयरपोर्ट। ये बात सुन के राधिका को अच्छी लगी कि बस उसे मुंबई जाने की देरी है। वो एकदम से तैयार वगैरह हो जाती है। तैयार होते ही ये लोग निकलते हैं। जैसी कार में आके बैठती है, एकदम से माया वो बिना पलटे ही राधिका को बोल पड़ती है, मिस राधिका तुम्हारा फ़ोन दो मुझे। राधिका थोड़ी चौंक जाती है कि भला मेरी फ़ोन क्यों चाहिए, और वो पूछती भी है क्यों, मेरे फ़ोन लेके क्या करोगी तुम, फिर से तोड़नी है। सवाल करना पसंद नहीं है, गिव यू फ़ोन। तभी सोनल राधिका की ओर देखते हुए कि मैम आपका फ़ोन दे दीजिए प्लीज़। तो राधिका एकदम से फ़ोन देती है। राधिका के सामने ही माया वो फ़ोन को स्विच ऑफ कर देती है। और राधिका बोलती कि ये क्या पागलपंती है, मेरी फ़ोन को तुम स्विच ऑफ क्यों करी है, हाँ ये सब क्या है, कीप क्वाइट। और यही बोलते हुए माया कार को स्टार्ट करती है और आगे बढ़ती है। इतनी स्पीडी से वो कार आगे बढ़ा रही थी, राधिका को भी समझ नहीं आ रही थी कि क्या चल रही है इसके दिमाग में। लगभग 10 मिनट तक को तो वो ड्राइव करती है। अचानक राधिका थोड़ी शॉक होती है, क्योंकि एकदम से उसके माया के कार के राइट साइड में बिल्कुल माया की कार जैसी एक कार थे, और लेफ़्ट साइड में भी, और पीछे भी, और तो सामने भी। राधिका कुछ समझ नहीं पाती कि ये क्या माजला है। और माया की ड्राइविंग स्किल, भाई साहब क्या कहना, कितनी खतरनाक ड्राइविंग स्किल है। वो कभी बाएं जा रही थी तो कभी दाएं, कभी एकदम से साइड से एकदम से तेज़ी से भगा लेती है। राधिका बोलती पागल हो गया, मारना है क्या। आई सेड कीप क्वाइट। और एकदम से अब देखते देखते वो सब गाड़ियाँ आगे बढ़ जाती है। कुछ समझ नहीं आ रही थी राधिका को ये क्या है ये सब। और देखते देखते लगभग आधे घंटे बाद ये लोग एक पार्लियामेंट में पहुँचते। वहाँ पे बहुत शानदार जगह थी। वहाँ पे थोड़ी बहुत भीड़ पहले से मची हुई थी, पुलिस और भी बहुत सारी चीज़ें। गेट से लेकर अंदर तक का सफ़र आसान नहीं थी। पूरी की पूरी सख्त सिक्योरिटी पर्पस से घिरी हुई थी वो जगह। जैसे तैसे ये लोग अंदर आते हैं, माया के लिए वहाँ पे बहुत सारे लोग थे। पूरे बिजनेस टीम वहाँ पे माया के इंतज़ार में थे। और आहिस्ता आहिस्ता माया वहाँ पे एंटर करती है।
तभी वहाँ पे कुछ और लोगों को देखती है राधिका। तो देखते हुए थोड़ी शॉक होती है, क्योंकि वो जो लोग थे वो नितिन के साथ एक बार तो वो देखी थी पिक्चर वगैरह में। तो थोड़ी बहुत वो ये सोचती है कि कहीं यहाँ पर नितिन तो नहीं है। वो एकदम से सोनल की ओर देखती है कि मैं अंदर तो नहीं जा सकती। देखो यहाँ पे हो सकते है कि नितिन हो। माया तो थोड़ी आगे चल रही थी। सोनल बोलती कि मैम, पर अब आप कुछ नहीं कर सकती है, हम आ चुके हैं और अभी मैम कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट हो ये चाहेगी नहीं। प्लीज़ आप कुछ भी मत करिए। तो देखो तुम समझ नहीं पा रही हो, वो अगर मुझे देख लिया ना तो प्रॉब्लम हो सकती है। मैम मैं फ़िलहाल तो कुछ नहीं कर सकती, अगर आप आ गई है तो जानी भी पड़ेगी। देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। अरे तुम लोगों के पास ऑप्शन के अलावा और कुछ होती भी है? मतलब बस एक ही ऑप्शन देते हो, नो ऑप्शन। ये भी कोई चीज़ है? मैम थोड़ा आराम से। माया थोड़ी रुक जाती है और घूर के देखती है। भाई साहब उसकी देखने की तरीका ही काफ़ी थी। राधिका चुप हो जाती है। इधर राधिका सोच रही थी प्रॉब्लम हो जाएगी फिर तो राधिका एकदम से बोलती कि अच्छा मार्क्स है तुम्हारे पास? सोनल बोलती कि मार्क्स? हाँ, अगर हो सके तो एक मार्क्स का ही बंदोबस्त कर दो। जिस पर सोनल बोलती है कि ओके मैम, मैं वो कर देती हूँ। ये लोग धीरे धीरे अंदर जा रहे थे और जाके बैठ जाते हैं एक साइड पे। और वहाँ पे बहुत सारे लॉयर वगैरह भी आए हुए थे। इंतज़ार बस एक ही चीज़ का, बस ये टेंडर पास हो बिना कोई रुकावट के। सारे ही उसी इंतज़ार में थे। वहाँ पे एक वेटिंग जोन है, सब वहाँ पे इंतज़ार कर रहे थे। माया अपनी पूरी टीम के साथ वहाँ पर बैठी हुई थी। सब बोल रही थी कि मैम कोई भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, हो जाएगा। सारी चीज़ प्रोसीजर के अनुसार ही है, हमें कोई रोक नहीं सकते हैं। माया बस शांत थी, वो कुछ नहीं बोलती है। तभी सोनल आती है, वो एक मार्क्स देती है राधिका को। राधिका वो पहन लेती है। बस सोच रही थी बस यहाँ पे नितिन ना हो। वहाँ पर आधे घंटे से भी ज़्यादा इंतज़ार करे जाते हैं टेंडर पास होने का खबर आने की। माया बैठी हुई थी, उसके हाथ में वो लाइटर थी, बस घुमा रही थी। और उसके ठीक 10 मिनट बाद खबर आ ही जाती है कि माया की टेंडर पास कंप्लीट हो चुकी है, वो पास हो चुकी है। सब बहुत खुश थे और क्लैप करने लगते हैं, एक दूसरे को हक करने लगते हैं। माया की कोई भी रिएक्शन थी नहीं। वो बस जो अपने लाइटर को घुमा रही थी वो एकदम से कस के पकड़ लेती है और एकदम से खड़ी होती है। खड़ी होके वो सबकी ओर देखते हुए बोलती है वेल डन। और यहाँ से हुए वो एकदम से निकलने लगती है। उसके पीछे पीछे एक एक करके सारे लोग, कुछ वहाँ पे प्रोसीजर के थे चीज़ें, वो लोग उसके बिजनेस के जो बाकी बचे लोग थे वो हैंडल करेंगे। लेकिन माया वहाँ पे ज़्यादा देर तक रुकती नहीं है, बस एक सिग्नेचर करती है एक फाइल पे और उसके बाद वो वहाँ से निकलने लगती है। वहाँ से निकलते हुए ये लोग एक साइड पे जाते हैं। माया को वहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट साइन करने थे, वो करती है और उसके बाद सीधा वो उसी कार में बैठती है और एकदम से तेज़ी से आगे बढ़ रही थी। इस दौरान राधिका की कोई बातचीत हुई नहीं थी। राधिका एकदम से बोलती कि अब तो मेरा फ़ोन वापस करो, लेकिन माया कोई भी जवाब उसे देती नहीं है। माया सीधा कार चलाते हुए आती है एयरपोर्ट। वहाँ पर एक आदमी था, उसको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं और ये लोग थोड़ी देर के लिए वेटिंग जोन में जाके बैठे जाते हैं। कुछ देर में उसके बाद माया की फ़ोन पर एक विप होती है और जैसी वो देखती है वो बड़ी एटीट्यूड के साथ अपना वो गॉगल पहन लेती है। और इससे पहले एयरपोर्ट तक बहुत भीड़ मची हुई थी माया से बातचीत करने की कि इतनी बड़ी टेंडर पास हो गई। अब कुछ कहना चाहते हैं, बहुत भीड़। लेकिन उन सारी चीज़ों से बचते हुए माया आखिर में अंदर आ ही जाती है और कुछ ही देर में ये लोग एकदम से अंदर चले जाते हैं वेटिंग जोन से। अब सीधा जेट के वहाँ पर, वही माया की जेट जो आप उड़ान भरने के लिए बिल्कुल तैयार थे। वहाँ पर ये लोग एकदम से अंदर जाते हैं। राधिका एक जगह पे जाके बैठ जाती है प्लेन के अंदर। सोनल भी आती है, राधिका से पूछती है कि मैम कुछ खाना चाहेंगी? राधिका बोलती कि नहीं, मुझे मेरा फ़ोन वापस कर दो बस। लेकिन तब भी माया की कोई रिस्पॉन्स थी नहीं। ये लोग उड़ान भरते हैं। राधिका की बस एक चीज़ थी कि बस पहुंच जाए वो जैसे तैसे, और उसके बाद
वो अपने घर जा सकती है। इधर देखते देखते जब ये लोग मुंबई लैंड करते हैं, यहाँ पे उतरते ही ये लोग यहाँ पर भी कुछ देर तक इंतज़ार करते हैं। इंतज़ार करने के बाद एकदम से निकल जाते हैं और यहाँ पर भी बहुत सारे मीडिया वाले आ चुके थे। लेकिन माया को अभी भी किसी भी प्रेस के सामने जाना नहीं थी, तो सोनल को इंस्ट्रक्शन दे देती है। सोनल उसी हिसाब से सारी चीज़ मेंटेन कर रही थी। इधर ये लोग एक दूसरी जगह से एकदम से गाड़ी तक पहुंचते हैं। गाड़ी भी आ चुके थे, जो प्रोसीजर होते हैं वो सारी चीज़ ख़त्म वगैरह करके। और जैसे ही गाड़ी के अंदर जाती है माया, सोनल भी उसके पास आके बैठती है। और जैसे ही राधिका आके बैठने लगेगी तभी देखते हैं कि दरवाज़ा तो वो खुल ही नहीं रही है। तभी माया के साइड की जो शीशा है कार के, वो एकदम से डाउन होती है। माया एकदम से उसी साइड से बिना पलटे बोलते हैं कि मिस राधिका वर्धन, ये तुम्हारा फ़ोन। राधिका इसी साइड पे आती है और फ़ोन हाथ में लेती है। और तभी माया फिर बोलती है, नाउ गेट लॉस्ट। ना मैं तुम्हें जानती हूँ और ना तुम मुझे जानती हो। आज के बाद मेरे सामने आने की भी कोशिश भी मत करना। जस्ट गेट लॉस्ट। ये काफ़ी डिसरिस्पेक्टफुल तो थी राधिका के लिए। वो अपनी मुट्ठी कंच लेती है। सोनल कुछ बोलने जाएगी, लेकिन उससे पहले ही माया वहाँ से कार स्टार्ट करके साइड से चली जाती है। राधिका को इतना गुस्सा आती कि वो वहाँ पर थोड़ी देर बैठ जाती है। राधिका बस गुस्से में कोस रही थी माया को। और तभी वो अपना फ़ोन स्विच ऑन करती है। फ़ोन स्विच ऑन करने के बाद ही धड़ाधड़ मैसेजेस, कॉल सब आ रहे थे। जितनी भी अब तक आए थे सबके नोटिफिकेशन आ रहे थे। तभी थोड़ी बहुत जैसे शांत होती है, वो एकदम से कॉल लगाती है अक्षु को। अक्षु एक ही रिंग में कॉल उठा लेती है और बोलने लगती है कि कहाँ पर है तू? हाँ, सुबह से फ़ोन स्विच ऑफ है, तू ठीक है? यार ऐसे कौन करते हैं? तभी राधिका बोल पड़ती है कि तू ये सब बाद में पूछ लेना, एक काम कर, मुझे लेने के लिए एयरपोर्ट आ जा। यार मैं तो अपनी पर्स भी भूल आई। और वो बदतमीज़। तभी अक्षु बोलती कि एयरपोर्ट कौन से? अरे कौन से यार, यहाँ के, जल्दी आ, मैं बैठी हुई हूँ। अक्षु और कुछ पूछती नहीं है। अक्षु बस निकल जाती है अपने घर से। थोड़ी बहुत दूर थी और यहाँ पे बस इंतज़ार के अलावा राधिका कुछ कर नहीं सकती थी, पर उसे बहुत ही बुरी लगती है इस तरह से ऐसे छोड़ के जाना। यार इतनी डिसरिस्पेक्ट। और शायद माया मल्होत्रा से इससे ज़्यादा उम्मीद रख भी नहीं सकते हैं। यही सोच सोच कर राधिका वहाँ पे इंतज़ार कर रही थी। लगभग 1 घंटे बीत जाते हैं और 1 घंटे बाद वहाँ पर अक्षु पहुँचती है। वो राधिका को कॉल करती है कि कहाँ पर है तू? तो राधिका अपनी लोकेशन बताती है जिस साइड पे वो थी। अक्षु वहाँ पर पहुँचती है। अक्षु राधिका को देख के वो भाग के आती है और उसे हक करती है, तू ठीक है? हाँ हाँ यार मैं ठीक हूँ, मुझे घर लेके चल पहले। पर हुआ क्या है? हाँ कुछ नहीं हुआ है, चल ना, कुछ खाई है तूने? भूख लगी है क्या? वैसे तो राधिका ने कुछ नहीं खाई थी, वो बस सुबह ही ब्रेकफास्ट ही करी थी और अब ऑलमोस्ट 4 बज रहे थे। वो बोलती कि हाँ मुझे भूख लगी है। अक्षु को थोड़ी बुरी लगती कि राधिका की ऐसी हालत उसने कभी नहीं देखी। वो बोलती कि पागल है क्या तू, चल। और यहाँ से ये लोग वो साइड पे ही कुछ फूड एरिया थे, वहाँ पे छोटे छोटे रेस्टोरेंट, वहाँ पे जाते हैं। अक्षु ऑर्डर करती है खाना, राधिका बस पेट भर के खाती है। अक्षु भी कुछ हद तक खा लेती है और वो बोलती कि प्रॉब्लम क्या है, तू ऐसे यहाँ पे कर क्या रही है, अब बता तो सही। वो भाई साहब तब जाके राधिका की पूरे गुस्से की पारा वहीं पर फूटती है। वो माया को जितनी हो सकती थी उतनी बुरा भला कह रही थी और कहीं ना कहीं अक्षु भी समझ रही थी कि जो हरकतें माया ने की है बनती भी तो है। फिर वो बोलती है चल ठीक है कोई बात नहीं, पीछा तो छूटी और उसके सामने जाने की भला इच्छा किसकी होगी, चल घर और बढ़ते हैं, तेरी घर छोड़ के जाती हूँ मैं। और यही बोलते हुए राधिका एकदम से अक्षु के साथ एयरपोर्ट से निकल जाती है। वही 1 घंटे की सफ़र और उसके बाद ये लोग राधिका के घर जाती हैं। राधिका के घर की दरवाज़ा बंद थी, लेकिन पड़ोस में उसके घर की एक चाबी तो हमेशा ही रहती है।
तो वो वहाँ पर जाती है, जाते हुए बोलती है आंटी वो मम्मी ने चाबी दे कर गई है क्या? हाँ बेटा, ये लो। बेटा ठीक हो तुम, बहुत दिन बाद नज़र आ रहे हो। जी आंटी मैं ठीक हूँ। और यही बोलते हुए वो घर के अंदर आते हैं। घर के अंदर आती है, अपने कमरे में जाती है, फ्रेश होती है। अक्षु तब भी वहीं पर थे और देखते देखते लगभग 7 साढ़े 7 बजते हैं। इधर अक्षु एकदम से उससे बातचीत करने लगती, उसकी मूड को थोड़ी सी लाइट करने की कोशिश। लेकिन राधिका अपनी ही गुस्से में थी। राधिका अपने पापा को कॉल करती है कि पापा मैं घर आ चुकी हूँ। उसके पापा बहुत खुश होते हैं। ठीक है बेटा, क्या खाना चाहोगे? आते वक्त लेके आऊँगा। पापा कुछ नहीं, आप घर आइए फिर बात करेंगे। तो ऐसी होती तभी अचानक राधिका की कान में कुछ गूंजते हैं आवाज़, जैसे कि अभी एक कार आके रुके हो वैसे ही। अक्षु राधिका की ओर देखती, राधिका अक्षु की ओर। अक्षु बोलती कि कहीं ये वापस तो नहीं आ गई। राधिका भी बोलती कि चल अगर आएगी ना तो अब की बार तो छोड़ने की बात ही नहीं है। और ये बोलते हुए एकदम से नीचे की ओर आती है। तभी डोरबेल बजती है। राधिका तो मानो मान ही चुकी कि माया आई है, और अगर माया आई है तो शायद आज माया को उससे कोई बचा सके। लेकिन जैसे वो दरवाज़ा खोलती है वो थोड़ी चुप हो जाती है, क्योंकि सामने माया नहीं सोनल खड़ी थी। राधिका अपने दोनों हाथ फोल्ड करके खड़ी हो जाती है। तुम यहाँ पर कैसे आ गई? रास्ता भटक गई हो क्या? सोनल बड़ी पोलाइटली बोलती है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी मैम। आप एयरपोर्ट में आपके साथ जो भी हुई उसकी मुझे दुख है। अच्छा तो तुम यहाँ पर सिंपत्ति दिखाने आई हो मुझे? मैंने मांगी तुमसे? मैम ऐसी बात नहीं है। वो आई थिंक मैम को नहीं पता थी कि आप अपना पर्स गाड़ी में भूल चुके हैं। अच्छा तो ये तुम मुझे बताने के लिए आई हो? नहीं मैम, मैं बस आपकी चीज़ें लौटाने के लिए आई हूँ। अच्छा तो तुम्हारी मैडम तुम्हें भेजी है? खुद आ नहीं सकेगी क्योंकि सामना कर नहीं पाएगी ना? नहीं मैम ऐसी बात नहीं है, मैं खुद आई हूँ। अच्छा, और तुम कब से अपनी मनमर्जी की करने लगी? तुम तो हमेशा अपनी मैडम की सुनती हो। वो कहे तो उड़ जाती हो, वो कहे तो बैठ जाती हो। वो दिन को रात कहेगी तो तुम भी वही करोगी, है ना? एम आई रॉन्ग? सोनल कुछ तो कहती नहीं है। सोनल बस उसके हाथ में कुछ बैग पकड़ा देती है, जो उसके कपड़े वगैरह थे, और उसके पर्स, उसके लैपटॉप, बाकी सारी चीज़ें। और वहाँ से वो चुप से चली जाती है बिना कुछ कहे। बस जाते वक्त एक सॉरी बोल देती है। तभी अक्षु बोलती कि छोड़ ना, अब क्या इसमें गुस्सा करना, तुझे तेरी सामान वापस मिल गई ना, बस बात ख़त्म। वो बैग को साइड में पटकती है। यार हद होती है, मतलब इंसान ऐसे कैसे हो सकते, इतनी डिसरेस्पेक्ट भला कोई किसी को कैसे कर सकती है? पैसों के कारण ना उसकी आंखों में एक पर्दा पूरी तरह से पड़ चुकी है। उसे इंसानों की इंसानियत नहीं देखती है। घमंडी। चल ठीक है ना, हमें क्या लेना देना उससे। और कुछ देर तक तो अक्षु रुकती है और उसके बाद अक्षु चली जाती है। इधर राधिका की मॉम आते ही दरवाज़ा को खुले देखती है। तो कुछ हद तक वो अंदाज़ा कर चुकी थी कि शायद राधिका के पापा या खुद राधिका आई है। और अंदर जाते ही देखती है राधिका हॉल में बैठी हुई थी, अपना फ़ोन हाथ में लेते हुए। वो अपनी मम्मी को देख के वो फ़ोन साइड में रखती है और उन्हीं की ओर एकटक देख रही थी। लेकिन मजाल है उसकी मम्मी उसे कुछ कहे। वो बस अंदर जाती है, अपनी बैग को रखती है, पहले किचन जाती है, कुछ करती है और उसके बाद सीधा अपने कमरे में। एक बार भी राधिका से ये नहीं पूछती कि तुम कब आई, ठीक हो तुम, कुछ खाई हो, कुछ नहीं। इधर राधिका बोलती कि इनको तो अलग ही गुस्सा चढ़ी है, छोड़ो रहने देते हैं इनको, इनकी ईगो पर। और यही बोलते हुए अपनी कमरे में जाती है। थोड़ी देर में उसके पापा आते, अब बातचीत होते, उसके पापा उसे हक करते कि बेटा सब ठीक है। वहाँ पर तो सब ठीक थी, लेकिन इधर राधिका मन ही मन सोच ली थी कि आज के बाद शायद सपने में भी वो माया के सामने जाए। लेकिन सबक कैसे सिखाएगी बिना उसके सामने जाए, ये तो सोच ही रही थी। उधर नितिन का कॉल आता है और यहाँ पे दोनों के बीच थोड़ी बहुत आर्ग्यूमेंट सी होती है। उधर जब सोनल घर जाती है तो माया लैपटॉप लेके बैठी हुई थी अपनी रूम में। सोनल माया से बात करने आई थी। इधर माया सोनल की ओर देख के बोलती कि कहाँ गई थी? मैम वो कहाँ गई थी? वो मैम आपके कार में वो राधिका मैडम के पर्स थे तो, और घर में भी उनके कुछ सामान थे, लैपटॉप वगैरह, कपड़े।
तो मैं सोची कि मैं वापस करके आती हूँ। किससे पूछ के गई? हाँ मैम, आप बिज़ी थी तो मैं खुद ही से सोच ली। अगर तुम्हें खुद की सोच की ही करनी है तो करो, लेकिन मेरे साथ रहकर नहीं। तुम जा सकती हो, मुझे अब तुम्हारी कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैम मैम प्लीज़, मैम माफ़ कर दीजिए, आगे से नहीं करूँगी। तुम कर चुकी हो और मुझे चीज़ें दोहराना पसंद नहीं है। सोनल एकदम से हाथ जोड़ती है कि मैम प्लीज़, मुझे नहीं जानी है। सोनल को इतना तो पता थी कि अभी माया इस बारे में बात करेगी नहीं। सोनल बस कमरे से निकल जाती है और वो हॉल में जाके बैठ जाती है। इधर जैसे ही डिनर की वक्त होती है, माया जैसी आती है डिनर करने के लिए तो देखती है सोनल अब भी खड़ी है। माया डिनर करती है और उसके बाद जाने लगती है। जाते जाते वो रुक जाती है और बोलती है कि तुमने सुना नहीं मैंने तुम्हें क्या कही? मैम एक लास्ट चांस दे दीजिए। इससे क्या होगी मैम? आगे से ऐसी कोई भी चीज़ करूँगी नहीं जो आप ना कहे तो। आगे माया कुछ भी जवाब नहीं देती है। वो बस अपने कमरे में जाती है, बैल्कनी साइड पे, और वही चीज़, सिगरेट पीना। इधर राधिका वो घर पे थी, उसके पापा के साथ वो डिनर वगैरह करती है, अपनी कमरे में जाती है। गुस्सा मानो कि सड़ चढ़ के बोल रही है। अब ऐसी सिचुएशन थी और देखते देखते वो रात बीतते हैं, सुबह होती है। आज ना तो राधिका को स्टूडियो पर जानी थी और ना ही माया की कुछ भी चीज़ों से उसे बात करनी थी या उसकी कोई भी चीज़ देखनी थी। वो टीवी भी देखती है तो माया की रिलेटेड कोई भी बात हो तो वो उसको एकदम से अवॉइड करके चैनल बदल देती है। सोचती है कि इन सारी चीज़ों से उसे कोई लेना देना है नहीं, और माया भी अपनी काम की ओर बढ़ती है, वही सारी रूटीन। अब देखते देखते एक हफ्ते बीत चुके थे। इन एक हफ्तों में राधिका ने एक बार भी माया की जिक्र नहीं करी थी। हाँ, उसके सामने बहुत चीज़ ऐसी आई थी माया के रिलेटेड, उसकी न्यूज़, उसकी बातें, लेकिन वो सारी चीज़ से अवॉइड कर जाती। इन एक हफ्ते में एकदम से नितिन भी एक दिन आ पड़ता है और वो मिलता है राधिका से, बातचीत करता है। वो ये भी बोलते हैं कि कुछ दिन पहले कुछ ऐसा हुआ था कि जैसे नितिन को लगा था कि राधिका वहाँ पर है और वो उसका भ्रम है। राधिका को तसल्ली होती कि चलो इसको सच पता नहीं है, और ना ही विशाल ने कोई भी बात कहे। ये थोड़ी डिफरेंट थी कि विशाल ने क्यों नहीं कहा है नितिन को कुछ, लेकिन वो इतना ध्यान नहीं देती है। नितिन वहाँ पे ठहरता है, थोड़ी बहुत घूमना, बातचीत करना, वो शाम तक रहता है और उसके बाद वो चला जाता है। एक हफ्ते बीत जाते हैं। अब अगले हफ्ते भी कुछ ऐसी चीज़ होती है। अब अक्षु, ज़ारा, इकबाल थोड़ी बहुत ठीक हो चुका था तो आया जाया करता था, और इन 2 हफ्ते बाद एकदम से इनविटेशन आती है राधिका के चाचा के वहाँ से, उनकी जो बेटी है उसका एंगेजमेंट का, और जो कि 2 दिन बाद ही है। एक दिन पहले ही राधिका को वहाँ पे जानी है। इनविटेशन केवल राधिका के परिवार को नहीं, उसके दोस्तों को, यहाँ तक कि नितिन को भी दिए गए थे। नितिन भी बोलते हैं कि ठीक है, एंगेजमेंट के दिन मैं आ जाऊँगा। वही चीज़ें होते हैं यहाँ पर। अगले दिन राधिका वहाँ पर चली जाती है, अपनी बहन से मिलती है, बातचीत करती है। वहाँ पे अलग से तैयारियाँ थे। एक दिन पहले से वो सारी डेकोरेटेड वगैरह हो रहे थे, घर में ही फंक्शन थे तो सारी चीज़ हो रहे थे। राधिका भी कुछ हद तक चीज़ें कर रही थी, उसकी मम्मी भी आ चुके थे, उसके पापा भी वहाँ पे जा चुके थे। हाँ, उसके दोस्त एंगेजमेंट के दिन आएंगे तो अपनी बहन की मदद करती है, वो पार्लर जाती है, उसको लेके जाती है, बहुत सारी चीज़ें बातचीत वगैरह कर रहे थे। और वहाँ पर भी कहीं ना कहीं उसके जो बॉयफ्रेंड है, जो फियांसे है, उससे रिलेटेड बात हो रही थी। तो राधिका के दिमाग में एक ही चीज़ बार बार पिन कर रही थी। वो जो बोला था कि माया उसका कज़िन है, क्या ये सच है? यही चीज़ एकदम से पिन करती है तो अगले क्षण वो इस चीज़ को एकदम से दिमाग से हटा देती कि नहीं, ये नहीं सोचनी है। बस तैयारियां ज़ोरों शोरों से चल रहे थे एंगेजमेंट के, और देखते देखते वो दिन और रात भी गुजर जाता है। अगले दिन ही एंगेजमेंट की दिन थी तो उसी हिसाब से थोड़ी बहुत भागम दौड़ तो थी ही सुबह से ही, क्योंकि एंगेजमेंट के जो पार्टी थे वो शाम को थे।
तो पूरे दिन की बहुत भागम धोरी में सारे चीज़ प्रॉपर करे जा रहे थे, घर के डेकोरेटेड, हर चीज़, हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान दिए जाते हैं। इधर राधिका की मम्मी पापा भी वहाँ पर थे, ये लोग भी मदद वगैरह कर रहे थे। टीना बहुत नर्वस थी। वो सुबह उठते ही राधिका को जकड़ लेती कि थी, नर्वसनेस हो रही है, क्या करूँ? ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारी ज़बरदस्ती एंगेजमेंट कराई जा रही है। अगर होती तो तब बात समझ आती, लव मैरिज कर रही हो। पर दी फिर भी पता नहीं, इट्स ओके, होता है। क्या आपको भी हुई थी ऐसे नर्वसनेस? जब आपकी एंगेजमेंट हुई थी तो तब आप मेरी जैसी ही फील करी थी, ऐसे नर्वसनेस, थोड़ी बहुत घबराना, पता नहीं क्या है, अजीब सी फीलिंग्स। क्या आप भी वही फील करी थी दी आपके समय में? ये बात सुन के राधिका थोड़ी चुप हो जाती है। टीना फिर बोल पड़ती है कि दी बोलो ना। वैसे मैं भी तो थी आपके एंगेजमेंट के दिन, पार्टी में थी, पर मुझे तो ऐसी कुछ भी नहीं लगी थी। आप तो बिल्कुल नॉर्मल थी, शांत, जैसी बहुत नॉर्मल है आपके लिए, कोई एक्साइटेडमेंट ही नहीं थी। तभी राधिका बोली, तुम मेरी छोड़ो, एंगेजमेंट तुम्हारी है कि मेरी? मेरी तो हो चुकी ना, तो तुम्हारी बात करते हैं ना, क्योंकि तुम्हारी होने वाली है आज। वही तो दी, पता नहीं इतनी घबराहट क्यों हो रही है। कोई बात नहीं, सब ठीक है। तुम्हें पार्लर नहीं जानी है? हाँ, और थोड़ी बहुत अर्ली आज ही राधिका के दोस्त वगैरह भी आ जाते हैं, इकबाल, ज़ारा और अक्षु। इकबाल तो राधिका के पापा के साथ थे, वो मदद कर रहा था उनका। और इधर ज़ारा और अक्षु राधिका के साथ ही थी, वो भी टीना को समझाती कि यार छोड़ो ना। इधर अक्षु टीना की बात पर गौर फरमाती हुई राधिका की ओर देखती है और वही बोलती है, वैसे टीना ने सही तो कही है, तेरे एंगेजमेंट पे तो इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट तो थी नहीं। जिस पर राधिका थोड़ी आंखें दिखाती है अक्षु को। अक्षु चुप हो जाती है। तभी ज़ारा बोलती है, अच्छा छोड़िए ना इन सारी बातों को, मैडम आपको तैयार नहीं होनी है? तभी टीना बोलती कि हाँ होनी तो है, वैसे पार्लर तो जानी है, तो कब जानी है? तैयार वगैरह होंगे सारी चीज़ तभी तो बात आगे बढ़ेगा ना, क्योंकि शाम होते ही सारी चीज़ें शुरू हो जाएंगी, गेस्ट वगैरह आना स्टार्ट हो जाएगी, तो सबसे पहले तैयार होने की चीज़ें सोचते, वैसे ड्रेस वगैरह की। तभी टीना बोलती कि वो मम्मी ने तय कर रखी है पहले से। चलो अच्छी बात है, क्या पहनने वाली हो? तो कुछ ब्राउन टाइप का थी, बहुत ही खूबसूरत वाली, थोड़ी सी पर्पल कलर में। तो जब टीना दिखाती पिक्चर तो एकदम से अक्षु बोलती कि वाह, इट्स सो ब्यूटीफुल। तो वहाँ पे थोड़ी देर बातचीत होती है। इधर न जाने राधिका कौन सी सोच में डूब जाती है। और जैसे ही दोपहर के बाद होते हैं, लगभग 3 बजे के आसपास ये लोग निकल जाते हैं टीना को लेके। पार्लर जाती है। टीना को बहुत अच्छे से सजाए जाते हैं, बहुत खूबसूरत लग रही थी और बहुत प्यारी भी। राधिका एकदम से उसकी भलाई लेते हुए बोलती है, काफ़ी खूबसूरत लग रही हो। टीना हंसती है और वहाँ से ये लोग अब घर की ओर बढ़ते हैं। तब तक 6 बज चुके थे। ये लोग घर पहुँचते हैं, टीना अपने कमरे में जाते हैं। अब तक पूरी तैयारी हो चुके थे, गेस्ट भी अब धीरे धीरे आने लगते हैं। वहाँ पर एंट्री होते हैं विशाल और नितिन का। ये दोनों आते हैं, राधिका के पापा मिलते हैं और जो टीना के पापा है वो उनको वेलकम वगैरह करते हैं। बस ये दोनों ही आए थे। तो इधर नितिन इधर उधर देख रहा था, क्योंकि राधिका को उससे देखना था, और राधिका भी तो काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। उसने एक ड्रेस पहनी थी, सूट कह सकते हैं, जिसमें वो कहर मचा रही थी। अपने बालों को थोड़ी सी ओपन रखी थी, झुमके पहनी थी और एक ब्रेसलेट। तभी नितिन का कॉल आता है कि मैं पार्टी में आ चुका हूँ, तुम कहाँ पर हो? राधिका जवाब देती है, मैं टीना के साथ उसके कमरे में हूँ, मैं आ रही हूँ थोड़ी देर में, इंतज़ार करो। और तभी राधिका थोड़ी देर में नीचे आती है। नीचे आते ही सीधा नज़र पहले तो नितिन की ओर जाता है और अगली पल विशाल की ओर। तो विशाल की चीज़ें उसे पसंद नहीं थी। एक्चुअली वो जो हरकतें करता है ना, हाथ पकड़ना, खींचना, वो थोड़ी अनकम्फर्टेबल सी हो जाती है, ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है। तो जैसी वो आती है, नितिन एकदम से उसके हाथ पकड़ता अपनी ओर करता है। वाह, तक खूबसूरत लेडी इन माई लाइफ, हाय कितनी खूबसूरत लग रहे हो ना तुम। तभी विशाल साइड में से आता है, नमस्ते भाभी जी, क्या हाल चाल? अब राधिका तुरंत सोचती कि बस दिल्ली वाले कोई बात ना उठा दे, और 2 हफ्ते बीत चुके थे, क्या वो भूल गया होगा? और अगर अचानक कोई भी बात एकदम से नितिन के सामने बोल दे तब तो दिक्कत है।
लेकिन ऐसा कोई सिचुएशन होते ही नहीं है। विशाल बस हालचाल पूछता है और उसके बाद वो दूसरे साइड पे चला जाता है। नितिन राधिका के हाथ को पकड़े हुए खड़ा था और तभी वहाँ पे एकदम से अनाउंसमेंट होते हैं। वो जो लड़का था टीना के फियांसे, वो आते अपने परिवार के साथ। बहुत हैंडसम लग रहा था। थोड़ी बहुत वहाँ पे चीज़ें होते हैं, अनाउंसमेंट होते हैं, पहचान बताया जाता है और उसके बाद टीना भी आता है। दोनों बहुत प्यारे लग रहे थे एक दूसरे के साथ। वो लड़का अपने घुटनों पर आके टीना का हाथ मांगता है और हाथ पे चूमते हुए उसको हग करता है उठ के। बहुत क्यूट मोमेंट था। और तभी कुछ ऐसा होते हैं कि उस पार्टी में जितने लोग थे वो थोड़ी चौंक जाते हैं। हाँ, सबको चौंकाते हुए वहाँ पर माया मल्होत्रा की एंट्री होती है। 2 हफ्तों तक राधिका माया के बारे में ना कोई बात करी है, ना सुनी है और ना ही कोई न्यूज़ देखी है। लेकिन अब माया मल्होत्रा के एंट्री से वो थोड़ी सी शॉक तो थी। तो आज कहानी हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अब जानते हैं कि आगे क्या होगी। आखिरकार माया इस पार्टी में कर क्या रही है, जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टाटा, बाय बाय।